हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा और ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? 2 मार्क्स। तो उसके पहले हम थोड़ा सा थ्योरी जो है रिवीजन करा देते हैं आपकी। जैसे यहाँ पे जो है ये जो आपका चैप्टर है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन किसको कहेंगे? इक्वेशन जो है जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए x और y ये क्या है? 2 वेरिएबल है। ये भी एक वेरिएबल है और यहाँ इस इक्वेशन में ये भी क्या है? एक वेरिएबल है। और जो स्मॉल जो है a1 b1 c1 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो इस टाइप का इक्वेशन जो है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2। लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री मतलब इस पे जो पावर है वो 1 है। 1 के अलावा कोई भी पावर होगी तो जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। एक और इक्वेशन इसमें अगर दे, इसमें 2 वेरिएबल्स है, एक और इक्वेशन ऐसे ही हम जो है बना ले a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये भी जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। तो इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इसमें 2 वेरिएबल है और ये पेयर है, तो हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हम क्या होता है? सॉल्व करने पे हम फाइनली x और y की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। और x और y की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो है इनका कंडीशन जो है, कंडीशन क्या होना चाहिए और कंसिस्टेंसी और जो है इनका सोल्यूशन किस टाइप से आना चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों का इक्वेशंस का जो कंडीशन, अगर हम कंडीशन की बात करें, कंडीशन इन दोनों इक्वेशंस का कंडीशन हम निकाल लें। अगर जो है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो उस केस में जो है कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंसी जो है अगर चेक करें, कंसिस्टेंसी अगर हम चेक करें तो क्या होगा? इनका इक्वेशन क्या होगा? इनका जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और जो है सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन का टाइप कैसा होता है? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब होता है कि इनकी एक जो है ऐसी वैल्यू आएगी x और y की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। एक ही सोल्यूशन आ रहा है और एक ही सोल्यूशन या एक से ज़्यादा सोल्यूशन आता है तो ऐसे दोनों इक्वेशंस को क्या कहेंगे? सोल्यूशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। दोनों इक्वेशंस को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। एक या एक से ज़्यादा वैल्यू, अगर नहीं वैल्यू आती है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरे कंडीशन की बात करें कि जो है a1 अपान a2 अगर जो है तीनों बराबर है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस केस में भी जो है बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। और जो है कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये जो है इक्वेशन क्या होंगे? आपस में कंसिस्टेंट होंगे। और इनका सोल्यूशन क्या होगा? मेनी सोल्यूशन होगा, या जो है मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन होती हैं, इसलिए ओवरलैप कर जाती हैं और लैपिंग लाइन होती हैं और इनमें ही सोल्यूशन होगा। और जो है ज्योमेट्रिकल अगर हम एप्लीकेशन देखें तो यूनिक सोल्यूशन में जो है दोनों लाइन जो बनती हैं वो कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। कैसी बनती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और मेनी सोल्यूशन में क्या होता है? मेनी सोल्यूशन में ओवरलैपिंग लाइन बन जाती है। क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग, या जो है कौन साइड लाइन? ओवरलैपिंग। ठीक है, या कौन साइड लाइन। ठीक है। नेक्स्ट जो है कंडीशन क्या है? तीसरा जो कंडीशन है, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तीनों निकाल के आपने देखा तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इसलिए इन इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो दोनों लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल लाइन होगी। मतलब दोनों कभी मीट नहीं करेंगी, इस वजह से इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो दीज आर दी कंडीशन। ये कंडीशंस हैं जिससे हम जो है चेक करते हैं। आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जिससे कि आपको यहाँ पे सहायता मिलेगी किस तरह से जो है आप चेक करें कंडीशन को, है ना।
तो पहले जो है इक्वेशंस दी गई रहेंगी, उससे हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर उससे बताएंगे कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन है कि नहीं है, और जो है अगर सोल्यूशन है तो कैसा है, यूनिक है या ओवरलैपिंग, मेनी सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, या इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या जो है ओवरलैपिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9 is consistent or inconsistent। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस के लिए जो है क्या रिलेशन होता है और कैसे इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको। तो इसमें जो इक्वेशन दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। पहला इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 8। इसको जो है हम जनरलाइज जो इक्वेशन है उसके फॉर्म में लिख लेंगे। तो उसके फॉर्म में क्या होगा, उसके फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जो है 2x minus 3y minus 8 is equal to 0। और जनरलाइज फॉर्म में क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म में एक पहला इक्वेशन मान लिया मैंने a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखें, दूसरा इक्वेशन क्या है 4x minus 6y is equal to 9। इसको जो है जनरलाइज के जो है कंडीशन में लिखें तो 4x minus 6y 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -9 is equal to 0। और इसके लिए जो जनरलाइज इक्वेशन क्या होगा a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, ये जनरलाइज इक्वेशन का फार्मूला है दूसरा इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेंगे। b1 इज इक्वल टू देखिए -3 दिया है, b1 इज इक्वल टू ये प्लस है तो यहाँ प्लस के साथ लिख सकते हैं, तो b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऐसे c1 देखें तो c1 क्या है हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर प्लस लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो c1 और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो c1 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे a2 की वैल्यू देखें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और b2 की वैल्यू देखें क्या होगा -6 हो जाएगा, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हम जो है लिख लेंगे। अब आपको चेक क्या करना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a1 अपान a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और b1 अपान b2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले यही देखेंगे। तो a1 अपान a2 की वैल्यू अगर हम चेक करें तो कितना आ रहा है, a1 अपान a2 की वैल्यू देखो, a1 की वैल्यू 2 आ रही है और a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम इसको जो है थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे b1 अपान b2 की वैल्यू देखें तो कितना हो रहा है, b1 अपान b2 की वैल्यू आ रही है b1 की -3 और b2 कितनी है -6। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 1/2 आ रही है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, 1/2 इसकी भी 1/2 इसकी भी। अब जो है कंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें एक c1 अपान c2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो यहीं पे लिख देते कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। कंसिस्टेंट सोल्यूशन है या कंसिस्टेंट इक्वेशन क्यों है, क्योंकि एक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन आ ही रहा था, इस वजह से हम कह सकते थे। बट हमें यहाँ पे हमें ये नहीं पता था ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये भी इक्वल है कि नहीं, इससे जो है हमें चेक करना पड़ेगा। तो c1 की वैल्यू देखें कितना है -8 और c2 की वैल्यू क्या है -9। ठीक है, c2 की वैल्यू क्या है माइनस, ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा 8/9। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जो कंडीशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, कंडीशन की बात करें तो क्या है a1 अपान a2, a1 अपान a2 1/2 है, b1 अपान b2 भी क्या है 1/2 है, तो ये कंडीशन हो गया। लेकिन c1 अपान c2 1/2 नहीं है, 8/9 है, तो इट्स नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो होता है वो किसके लिए होता है, ये नो सोल्यूशन के लिए होता है। ये कंडीशन किसके लिए होता है, ये नो सोल्यूशन के लिए होता है। तो एक नो सोल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि हमने आपको अभी इससे पहले बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन होगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट, तो क्या होगा नो सोल्यूशन, और ये क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। अगर ये दो कंडीशन होते हैं तो क्या होता है कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये तो बराबर आ गया था, लेकिन ये भी हमने चेक किया तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। हम लिख देंगे सिंस फॉर द गिवन इक्वेशन, for the given equation a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so the equations are inconsistent
इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट है? क्योंकि ये जो है कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, इसलिए जो है ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर एक भी सोल्यूशन होता तो क्या कह देते? कंसिस्टेंट कह देते। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आएगा। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो इसमें आपको कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो कैसा है? यूनिक सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे? जो है पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे, क्या है? के एक्स प्लस 2y, इसको जो है इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई, और 1 इधर ले आएंगे तो क्या होगा? -1 इक्वल टू 0। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे a1 जो है, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे a1 की वैल्यू हम देख सकते हैं कितना आ रहा है। a1 जो है सीधे सीधे ऐसे देख लेंगे, a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5, है ना। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेंगे। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? k, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। ऐसे ही यहाँ पे देख लेंगे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो जो है यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू यहाँ y के साथ कुछ नहीं दिया है तो 1 लिख लेंगे। b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और c2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो है a2 इक्वल टू कितना है? 3, b2 इक्वल टू कितना है? 1, और c2 इक्वल टू कितना है? -1। ठीक है, तो कह रहा है पहला जो कंडीशन यूनिक सोल्यूशन जो है, हम कंडीशन लगा के के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या है? a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू, शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपान b2। ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो हमें k की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। आइए इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो a1 कितना है? k, और a2 कितना है? a2 है 3, तो a1 अपान 3, सॉरी k अपान 3 इज शुड नॉट बी इक्वल टू b1 कितना है? 2, और b2 कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे k1 जा के लिख देंगे, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? k शुड नॉट बी इक्वल टू बी 6, मतलब k की 6 वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू है तो ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब एक्सेप्ट 6, है ना। 6 की वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 0 4 5 6, उसके अलावा कोई भी वैल्यू है 6 के अलावा, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? उनके सोल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे, मतलब कम से कम एक सोल्यूशन इसके जरूर होंगे। दूसरा कंडीशन जो है हमारे पास क्या दिया है? दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? नो सोल्यूशन के लिए। तो लिखेंगे फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा? नो सोल्यूशन के लिए हमारा होता है कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1 अपान c2। ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम पहले जो है फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन लगाने पे हमें क्या मिल जाएगा? जब इसको हम लिखेंगे तो a1 अपान a2 कितना है? k/2, यहाँ पे k/2 लिख देंगे इक्वल टू b1 अपान b2 कितना है? 2/1 हो जाएगा। a1 अपान a2 कितना है? k/2 नहीं है बेटा, k/3 है, k/3। b1 अपान b2 कितना है? 2/1 है, 2/1 है। तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, k कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर होगा। इसलिए जो है हमारे पास 6 वैल्यू आ गई, मतलब k इक्वल टू 6 रख देंगे। तो इन दोनों का सोल्यूशन कैसा होगा? कोई सोल्यूशन उनका नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए जो है कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये जो है हमारा आंसर होगा k इक्वल टू 6 फॉर नो सोल्यूशन, और k शुड नॉट बी इक्वल टू 6 फॉर यूनिक सोल्यूशन। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसका जो है थ्योरी पोर्शन भी बना दूंगा। हालांकि थ्योरी पोर्शन ज़्यादा कुछ है नहीं, जो हमने शुरुआत में बताई बस उतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, एक ये दिया है और दूसरा ये दिया है। हमें चेक करना है इन रेशियोज की हेल्प से कि ये जो है कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है, कैसे सोल्यूशन है इनका, ये हमें बताना है। तो आइए पहले हम इनको कंपैरिजन करते हैं। पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे, जो है जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके नीचे पहला इक्वेशन हम लिखेंगे
पहला इक्वेशन ये हम लिख लेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे, जनरलाइज इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन सेकंड आपको दिया है ये हम लिख लेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें a1 a2 b1 b2 इन सब की वैल्यूज जो है आ जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या आएगी। यहाँ पे देखिए a1 के नीचे 5 लिखा है तो a1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे b1 के नीचे -4 लिखा है तो b1 इज इक्वल टू -4। c1 के नीचे 8 लिखा है तो c1 इज इक्वल टू 8 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखें a2 की वैल्यू क्या है, a1 के नीचे 7 है तो 7, b2 के नीचे कितना है 6 तो 6, c2 के नीचे कितना है -9 तो -9 लिख देंगे। माइनस का माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। तो यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। a1 अपान a2 ये कितना हो जाएगा, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7, 5/7 होगा, ये और सिंपल नहीं हो सकता। ऐसे b1 अपान b2 जो है सॉल्व करें, ये कितना होगा -4 अपान b2 कितना है 6, तो इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तो -2/3 आ जाएगा। ऐसे ही हम c1 अपान c2 जो है कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, c1 अपान c2 कितना 8/-9, तो 8/-9 आ रहा है। मतलब तीनों जो है अलग सलग आ रहे हैं, इनका कोई तीनों में रिलेशन नहीं है। मतलब पहले ही यहाँ पे देख लें तो हमारा क्या है, पहले ही अगर हम देख लें तो a1 अपान a2 की वैल्यू 5/7 और b1 अपान b2 की वैल्यू -2/3। इसका मतलब कह सकते हैं सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्यों, क्योंकि a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है 5/7 इज नॉट इक्वल टू किसके है -2/3। सो तो इक्वेशन कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन। इन इक्वेशंस के जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, जो है सोल्यूशन क्या होंगे, सोल्यूशंस और यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन होगा, एक और इकलौता सोल्यूशन होगा, तो इसको हम यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। और जब यूनिक सोल्यूशन है, कम से कम एक सोल्यूशन हो गया, तो इक्वेशंस कैसे होंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगे, क्योंकि एक सोल्यूशन हो गया। वही पूछ रहा है कि हमें ये बताना है फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर, तो हमने ये बता दिया कंसिस्टेंट है। अब ये बताना है इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, तो हमने आपको बताया था एक सोल्यूशन है, मतलब दोनों ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें तो दोनों जो है क्या होंगे, ऐसे एक पॉइंट पे कहीं कट करेंगी तो ये पॉइंट क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा इनका, जहाँ पे x और y की वैल्यू आएगी। तो इसी जो है ये लाइन दोनों कैसी इंटरसेक्टिंग है, इसीलिए क्या कहेंगे, lines are represented as intersecting lines। ठीक है, अगर तीनों बराबर होता है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, तो क्या हो जाता, वो जो है कॉन्साइड लाइन हो जाती, ओवरलैपिंग लाइन हो जाती। अगर जो है a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर होता लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता, तो नो सोल्यूशन का केस होता। उस केस में लाइंस कैसी होती, पैरेलल लाइंस होती। तो आई थिंक आपको जो है बार बार ये जो है मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, अब भूलिए ना। इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 find out the whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। मतलब हमें केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, हमें जो है क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या ओवरलैपिंग होगी, ये नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे। क्या जनरलाइज इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मैंने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके नीचे पहला इक्वेशन लिख लें जो दिया गया है, इसमें तो इक्वेशन हमने लिखा ही नहीं, चलिए लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, ये आप ले लीजिए। तो पहला इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इधर है तो इसको इधर ला के लिखेंगे जनरलाइज के फॉर्म में, तो -5 इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y, 7 इधर है राइट साइड में, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। आपको ध्यान है ना, इसको हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करना। क्या करना, पक्षांतर करना।
तो आप अब इसको जो है आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और C1 इक्वल टू कितना आ रहा है, -5 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, तुरंत दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे A2 इक्वल टू कितना है, A2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 2 है, ये एक्चुअली 2 लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये 2 है। B2 इक्वल टू कितना है, -3 है, क्योंकि B2 की जगह -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और C2 की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए C2 की जगह -7 है, C2 की जगह क्या है, -7 लिख लिया, तो 2 -3 -7। अब यहाँ पे हम देखेंगे A1 अपान A2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो A1 अपान A2 ये कितना हो रहा है, देखिए A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 2, 3/2। अब इसको एज इट इज रखेंगे। B1 अपान B2 कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 2 अपान -3, 2 अपान -3 हो रहा है, ठीक है। ये देखो बराबर नहीं है, सीधे दिख रहा है कि 3/2, इसकी वैल्यू कुछ और है, ये 2 अपान -3, ये निगेटिव आ रही, पॉजिटिव आ रही है, और ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो दोनों बराबर है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, सिंस A1 अपान A2, बस यहीं तक छोड़ देंगे, C1 अपान C2 नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें दिख जाएगा। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, क्यों नहीं है, क्योंकि A1 अपान A2 की वैल्यू 3/2 है, और B1 अपान B2 की वैल्यू 2 अपान -3, दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए जो है ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसे हैं, कंसिस्टेंट है, सॉरी हाँ कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इसलिए सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, सो दिस इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का केस है, यूनिक सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का। हेंस वी कैन से दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट तभी कहेंगे जब कम से कम एक जो है सोल्यूशन बनता है, एक मतलब यूनिक सोल्यूशन बनता है, कम से कम एक सोल्यूशन होता है तो उसको यूनिक कहते हैं, और यहाँ यूनिक का केस है, तो ये क्या होंगे, सोल्यूशंस क्या होंगे, इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो है 4 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब जो है 5वां क्वेश्चन आपका ये रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या कह रहा है, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन का आप तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों जो है जो इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें एक जो है क्या है, ये पी है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए, जिससे कि इन दोनों जो है इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब अद्वितीय एक सोल्यूशन हो, है ना, वन सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की केवल एक वैल्यू आएगी, राइट, तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा कंडीशन क्या होता है, तो आइए पहले हम जो है क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे इक्वेशंस को लिखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। तो पहला इक्वेशंस क्या है, पहला इक्वेशन या जनरलाइज इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। जनरलाइज इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा जनरलाइज इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके नीचे इक्वेशंस लिखेंगे, है ना, इक्वेशंस लिखेंगे। पहला इक्वेशंस क्या है, पहला इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करेंगे जनरलाइज इक्वेशन से, तो हमें A1 A2 B2 A2 C2 B2 ये सब निकल आएगा। तो A1 कितना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 4, तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 इक्वल टू P, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। C1 इक्वल टू क्या है, 8। ऐसे ही यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। B2 क्या है, B2 की वैल्यू जो है 2 लिखा है, C2 की वैल्यू ये भी 2 है, तीनों बराबर है। अब हम जो है A1 अपान A2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है यूनिक सोल्यूशन है, मतलब कंडीशन ये जो है फॉलो कर रहा है। कंडीशन क्या है, तो लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन है कह रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 कर देंगे। फिर इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। A1 अपान A2 कितना है, देखिए कितना है, 4 A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। A1 की वैल्यू है 4 लिख देंगे, अपान A2 की वैल्यू है 2 इज नॉट इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है p और b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए b2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू p है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसका मतलब जो है ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो जो है यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना हो जाए, इज नॉट इक्वल टू 2p, राइट। तो यहाँ पे 2p को इधर लिख लें तो 2p इज नॉट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो p इज नॉट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके कैंसिल हो जाएगा तो p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब p की वैल्यू 4 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो ये जो इक्वेशंस क्या होंगे वो आपस में यूनिक सोल्यूशन बनाएंगे, यूनिक सोल्यूशन इनका होगा। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इनका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, एक सोल्यूशन होगा। किस वैल्यू के लिए, p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अगर 4 हो गया तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, अगर 4 नहीं होता है तो सोल्यूशन होगा। 4 नहीं है इसका मतलब p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है और उससे जो है जो इक्वेशन बनेगा, जो इनका सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब x और y की कम से कम एक वैल्यू जो है वो जरूर आएगी, कम से कम एक वैल्यू जरूर आएगी जिससे कि ये जो है इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, इसका मतलब क्या होता है, छोड़कर, एक्सेप्ट 4 मतलब 4 के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज, द गिवन पेयर ऑफ equations has a unique solution। मतलब क्या है, p की उन सभी जो है सभी मानों में जो कि 4 को छोड़ के p के सभी मान मतलब p के मानों में 4 को छोड़ के सभी मान की वैल्यू रखने पे ये पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन देंगे। मतलब p की वैल्यू 4 को छोड़ के बाकी सारी कोई वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशंस कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन देंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट जो है क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, 6, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। तो 6 क्वेश्चन नंबर में जो है क्या पूछा जा रहा है, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सीधे जो है आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, इसमें कंडीशन नहीं पूछ रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होगा या जो है अभी तक जो आप लगा रहे थे वो यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछी जा रही थी। लीनियर कंसिस्टेंट सोल्यूशन है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, पैरेलल शो कर रहे हैं कि नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, है ना। तो ये सब नहीं पूछा जा रहा है, अब आपको सीधे सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कई मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मैंने आपको जो है लॉन्ग आंसर में जब पढ़ाया था तो वहाँ पे भी बताया था, एक की वैल्यू जो है उठा के दूसरे में रख दो तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। जैसे पहला लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम रख दें तो x वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 या 2 प्लस वाई। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, ये पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 30। फिर क्या लिखेंगे, ये सेकंड इक्वेशन है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू x इक्वल टू y प्लस 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हिंदी में क्या लिखेंगे, x का मान y बराबर 2 रखने पे, वो x का मान समीकरण 2 में x का मान y बराबर 2 रखने पे हमें प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है y प्लस 2, यहाँ पे रख देंगे, प्लस 7y इक्वल टू 30, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4y, 4 टू जा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 7y इक्वल टू 30। यहाँ पे देखिए 4y और 7y कितना हो जाएगा, 4y 7 कितना हो जाएगा 11y, और ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 22। 11y इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 22 बाई 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सोल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू 2। अब हम जो है y की 2 वैल्यू जो है कहाँ पे 1 में रख देंगे, जो ये हमारा ये है एक्सप्रेशन इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसमें रख देंगे तो लिखेंगे कि y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे y का मान कितना है 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो हमें जो है इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशंस को, तो हमें जो सोल्यूशन आया, सोल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू कितना 2। तो ये जो है हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। तो किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे एक चीज सेंटेंस लिखना है, पुट y इक्वल टू 2 इन x इक्वल टू y प्लस 2 वी गेट, यहाँ पे ये चीज लिखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है सोल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस। क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशंस 3x minus 5y is equal to -1 and 2x minus y is equal to -3 by elimination method। ये दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, इससे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखने के बाद हम जो है कोफिशिएंट को पहले बराबर करते हैं, फिर माइनस या प्लस जो होता है वो करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x minus 5y is equal to -1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x minus y is equal to -3, ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए कोफिशिएंट को इक्वल करना है, अगर x का इक्वल करना है तो इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसको केवल हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो क्या लिखेंगे, सीधे जो है हम पहले वाला इक्वेशन लिख लेंगे फिर से। आइए दूसरे पेन से लिख देते हैं। क्या करेंगे, 3x minus 5y इक्वल टू -1, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। दूसरा इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। तो 5 से मल्टी, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x। ये कितना हो जाएगा, माइनस y है, 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -5। ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, -15 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसको घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, माइनस की जगह यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। अब आइए देखते हैं आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे -10 है, ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -10 है और +3 है, ये कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए, -10 + 3 इंटीजर्स का कैसे जो है निगेटिव इंटीजर्स को सम करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए +15, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +15 -1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 14/-7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ गया, -2। कितना आ गया, x इक्वल -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब जो है नेक्स्ट जो है इसका जो है हम रख देंगे वैल्यूज, हम इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फिर लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या मिल जाएगा, 3x की जगह क्या लिखेंगे, -2 रख दिया यहाँ पे, 3 × -2 -5y इज इक्वल टू -1। ये देखिए कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 यहाँ पे है, तो और ये माइनस के साथ में है, तो माइनस के साथ में है तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। और ये कितना है, -5 है, इसको टू -1। अब ये इधर कांस्टेंट टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5y इक्वल टू -1 + 6। ये -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 - 1 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5/-5, 5 कैंसिल, तो 1/1 दैट इज 1, और माइनस के साथ तो -1। y की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसलिए जो है सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इसका क्या होगा, ये लिख लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व किया और सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1। ये जो है इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन मतलब x और y की वैल्यूज आ गई, यही इसी को सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और यही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कैसे जो है सब्स्टिट्यूशन और कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेमी क्या दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन लिखते हैं।
सेमी पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल एक बना लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक जो है रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये क्या है, गार्डन है, इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप का जो बना है गार्डन, उसको रेक्टेंगुलर गार्डन कहते हैं, ठीक है। इस 36 मीटर क्या सर 36 मीटर है, सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर कितना है, 36 मीटर है। whose length is 4 मीटर more than its breadth, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन मतलब गार्डन का जो है लंबाई चौड़ाई कितना होगा, ये पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई कितना होगा, इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई मान लीजिए लंबाई x है और चौड़ाई y है, लंबाई x और चौड़ाई y है, ठीक है। ये मान लिया लंबाई x, तो क्या लिखेंगे, लेट लेंथ एंड breadth of garden is x and y, ठीक है। अब कह रहा है whose length is 4 मीटर more than its breadth, तो यहाँ पे लेंथ लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y, तो कह रहा है whose length is 4 मीटर more than its, मतलब लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ये क्या है, 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इसको हम थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा चीज, अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा कि जो है क्या कह रहा है, सेमी पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब इसका जो है गार्डन का जो रेक्टेंगल है उसका पैरीमीटर कितना होता है, और फिर सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, तो पैरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे लेंथ को, चारों तरफ के लेंथ को क्या करोगे, सम कर दोगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि आमने सामने का भी ये बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस x प्लस वाई, ठीक है। ये पैरीमीटर हो गया, ये क्या हो गया, पैरीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, सेमी पैरीमीटर, हिंदी में कहते हैं इसको परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ का लंबाई, चारों तरफ की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। सेमी पैरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब पैरीमीटर को जो है हाफ कर दो, पैरीमीटर बाई 2 कर दो, तो पैरीमीटर कितना है 2x प्लस वाई और अपान 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई, ये क्या है, सेमी पैरीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है सेमी पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, कितना दिया है 36, सो क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 36, ये दिया हो, तो ये जो है क्या बन गया, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें लंबाई और उसकी जो है चौड़ाई कितनी है, लेंथ और ब्रेथ कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम ऊपर नीचे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब कैसे सॉल्व करना है ये नहीं दिया है, तो हम सीधे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाँ तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस वाई प्लस वाई यहाँ दिख रहा है, इसलिए हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे इसको प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये जोड़ देंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये जुड़ जाएगा कितना 40 हो जाएगा, तो x जुड़ू 40/2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, x जुड़ू 20 हो जाएगा, x जुड़ू 20 हो गया, एक सोल्यूशन आ गया। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, किसी में रख दें, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई क्या है, लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या है 20 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई कितना होगा 4 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा -16, माइनस वाई इक्वल टू -16, तो y इक्वल टू क्या होगा -16 अपॉन -1, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये जो है आंसर आ गया, आंसर कितना आया, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, ये आंसर फाइनल है, ठीक है। तो लंबाई जो है, लेंथ ऑफ दी जो है, लेंथ ऑफ दी गार्डन जो है वो कितना आ गया, लेंथ ऑफ दी गार्डन 20 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर हो जाएगा, और जो है जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो कितना है 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं।
अब ये जो है 9th क्वेश्चन से आइए देखते हैं। द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका एरिया जो है, एरिया कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम किससे लिखते हैं, एरिया को हम किससे लिखते हैं बच्चों, ए से लिखते हैं। तो ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर इट्स लेंथ ऑफ द बेस। तो पहले देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट क्या होता है। तो इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, बेस। ये क्या है, इसको हम बेस कहते हैं जो है, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। ठीक है, तो हाइट ये है और बेस ये है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट है। राइट एंगल किसको कहेंगे, अगर एक एंगल जो है क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर जो है, मोर देन दी इट्स लेंथ ऑफ बेस, मतलब बेस से जो है हाइट क्या है, ज्यादा है। इसका ये मतलब है बेस से क्या है, हाइट जो है ज्यादा है। तो हम मान लेंगे कि जो है, हम बेस का लेंथ मान लेते हैं x, इसका हम मान लेते हैं x। तो क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ बेस। बेस मतलब हिंदी में कहते हैं आधार। आधार की लंबाई हमने मान लिया कितना, x है ना। माना कि आधार की लंबाई क्या है, x है। let us the length of the base, let the length of the base is equal to x centimeter and height हमने जो है लिख लिया, height is equal to length of the height कितना है, y सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया। हिंदी में क्या लिखेंगे कि माना कि जो है आधार की लंबाई x है और जो है ऊंचाई जो है त्रिभुज की कितनी है, y है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए ध्यान से, इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। तो हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से, यहाँ y लिखेंगे, और बेस को हम किससे, x से। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स लेंथ ऑफ बेस, मतलब हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो बराबर करना है, इक्वेशन बनाना है, तो जो है क्या करेंगे, इसमें हम जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो y बराबर हम हो जाएगा क्या, x+7। अब ये एक इक्वेशन बन गया। अब जो है y इज इक्वल टू क्या हो गया, x+7। y इज इक्वल टू x+7। ये y क्या है, बेस, y क्या है, हाइट है। अब जो है आपको एक और चीज दिया है, क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। लिखा है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया है। एरिया कितना दिया है, एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया जो होता है उसका फार्मूला होता है। उस फार्मूले को यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, इसके फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो है एक नया जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस लेंथ इंटू हाइट का लेंथ, हाइट लेंथ ये होता है। और ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस का लेंथ हमने कितना लिया है, बेस का लेंथ क्या है, जो है क्या है, यहाँ पे हम देख लेंगे x है। बेस का लेंथ कितना लिया है, x है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट का लेंथ कितना है, y, और y इक्वल टू कितना है, x+7। हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे क्योंकि हाफ xy होगा और y की वैल्यू क्या है, x+7 फ्रॉम द फर्स्ट। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से करेंगे तो 32 का कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो है, ये एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 60 आएगा। अब इसके दो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका जो है एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या है, 7 आए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो, क्योंकि इसको 12 और 5 होता है, 12 5 60 होता है, तो यहाँ और 12 माइनस 5 7 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो है प्लस 12x माइनस 5x, प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमने इसको तोड़ लिया दो पार्ट में, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 5 ले लेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 5,
यहाँ पे जब ये बराबर 0 होगा तो x बराबर -12 होगा, जब ये बराबर 0 होगा तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू जो है माइनस जो 12 है वो जो है निगेटिव में जो है लेंथ हो नहीं सकता है, पॉजिटिव में आएगा, मतलब ये वैल्यू क्या है, ये सही है। बेस का लेंथ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 7, x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगा 12। मतलब हमें जो है क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, केवल बेस का लेंथ जो है पता करना था, x है और x की वैल्यू क्या हो गई 5। तो जो है बेस कितना हो जाएगा, बेस लेंथ कितना हो जाएगा, बेस लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। बेस लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और हाइट का लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम और आगे करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। तो हम दो नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर क्या मान लेंगे इज y। तो डिफरेंस बिटवीन टू अब मान लेंगे, हमने ये जो है एक पहला नंबर माना है, ये दूसरा नंबर माना है, और हम ये भी मानेंगे कि जो है x जो है y से बड़ा है, तभी जो है यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस जब लेंगे तो कितना है 26 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो जो दिया है x माइनस वाई कितना दिया 26, लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस मतलब अंतर, दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है 26 है। तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है, दोनों के बीच में अंतर निकाल लिया कितना है 26, ये हमने लिख लिया। ये तभी आएगा, हम लिख सकते हैं जब x बड़ा हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट जो दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब वन नंबर हमने क्या माना x, और सेकंड नंबर y, कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब वन नंबर जो है इसका तिगुना है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको तिगुना कर देंगे और बराबर कर देंगे, और फिर ये इसको इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन एक बन जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये दो लीनियर इक्वेशन हो गए, लेकिन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हम लिख लेंगे ऊपर नीचे इस तरीके से, है ना। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इजक्वल टू 26, यहाँ पे क्या है x माइनस 3y इजक्वल टू 0। अब इसमें माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है 2y, और ये कितना हो जाएगा 26। तो y इजक्वल टू क्या होगा 26/2, इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सेकंड नंबर है वो कितनी 13 आ गई। अब 13 की वैल्यू पुट करेंगे इस वाले में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो x माइनस क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 26, तो x इक्वल कितना होगा 26 प्लस 13, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, कितना हो जाएगा 639,213, 39। तो x पहला नंबर कितना आ गया 39 और दूसरा नंबर क्या हो गया 13 हो गया। तो ये जो है फाइनल आंसर आ गया। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे 39 एंड 13, ये आंसर आ गया। तो ये जो है 10th क्वेश्चन हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम जो है कराने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये जो है, ये हमने एक जो है वो ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन है ये, इस पर मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ की, तो ये एंगल और ये दो एंगल मिले, इन दोनों एंगल का समेशन, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो इन दोनों एंगल का समेशन कितना होता है 180 होता है। तो इन दोनों एंगल्स को आपस में क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल क्या होगा, लार्ज होगा, और एक एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो कह रहा है जो है लार्ज, हम क्या लिखेंगे, लेट द लार्ज एंगल हम क्या मान लेंगे x, एंड स्मॉल एंगल क्या लेंगे y, ठीक है। तो लार्ज और ये क्या है स्मॉल, यहाँ ऐसे लिखेंगे, लार्ज को हमने x माना है, स्मॉल को y माना है। तो क्या कह रहा है, लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब स्मॉलर से 18 ये बड़ा है,
18 ये एक्सीड कर रहा है, बड़ा है, तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो हम बराबर कर देंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। दूसरा के इक्वेशन इसमें जो है दिया नहीं है, तो दिया नहीं है तो हम सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दो सप्लीमेंट्री एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर नीचे प्लस माइनस है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस है तो जो है ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 198/2, 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, तो x 99 आ गया। और x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट कर लें, फर्स्ट वी गेट, या लिखेंगे 99 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यहाँ से y कितना हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 99, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 नहीं होगा, 9 में से 8, ये इसको सॉल्व कर लें जरा, हाँ इसको माइनस कर दें, 9 में से 8 गया 1, 9 में से गया 8, 81 आया, और ये माइनस बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 81, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 81 अपॉन माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 81। तो पहला एंगल कितना आ गया, 99। तो एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आर क्या होंगे, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। जो बड़ा एंगल है वो कितना, 99 डिग्री होगा, और छोटा एंगल कितना होगा, 81 डिग्री होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है मैंने 11th क्वेश्चन जो है ये बता दिया है। 11 क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस हिंदी में क्या दिया हुआ है कि जो लिखा हुआ है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो बड़ा एंगल है वो कितना है, 18 डिग्री छोटे से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, माना कि बड़ा एंगल कितना है x और छोटा एंगल कितना है y, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से बड़ा एंगल क्या है, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो हम इस तरीके से 18 स्मॉल में जोड़ के बराबर कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल का जो है प्रॉपर्टी होता है कि दोनों एंगल का समेशन 180 होता है, तो ये हम दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी, ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये लगा दिया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस आप 2 वेरिएबल्स के थे, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो x 99 और y 81 आ गया। तो ये दोनों जो है एंगल्स की वैल्यूज है। तो आपको 11th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इस चैप्टर को भी एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।